नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको रूबरू कराएंगे देश की, प्रदेश की जानी-मानी हस्ती से। आज के हमारे कार्यक्रम की शख्सियत किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सागर जिले के छोटे से कस्बे से शुरुआत की पत्रकारिता का सफ़र, आज इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना परचम लहराया। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट दीपक तिवारी जी की। तो दीपक तिवारी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आपसे बात करने के लिए बहुत लंबी लिस्ट है। आप दूरदर्शन में भी रहे, रेडियो में भी रहे, प्रिंट में भी रहे, आपको कई अवार्ड मिले हैं और कई कंसल्टेंसियाँ आपने दी हैं, बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन में दी हैं, तो बहुत सारी बातें हैं। तो शुरुआत करते हैं पृष्ठभूमि से। आपने मेरी पृष्ठभूमि की बात की, जी। तो मेरा जन्म एक गाँव में हुआ, शिक्षण भी वहीं गाँव में हुआ और उसके बाद में मुझे जो अवसर मिला सागर विश्वविद्यालय में पढ़ने का और वहाँ के पत्रकारिता विभाग से पत्रकारिता की डिग्री करने का, जी। जिसको उस समय बीएमसीजे बोलते थे, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। हाँ। और वहाँ पर मुझे संयोग से गोल्ड मेडल पत्रकारिता में मिला। अरे वाह! उसके बाद में मुझे अवसर मिला, तभी सागर में ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ था। तो ऑल इंडिया रेडियो में बतौर कैजुअल अनाउंसर काम करने का अवसर मिला। जी। उसके बाद में मैंने भोपाल में उस समय बड़ा लोकप्रिय अखबार हुआ करता था, नव भारत, उसका जो अंग्रेज़ी संस्करण होता था, क्रॉनिकल। एमपी क्रॉनिकल, हाँ। जो आजकल अब सेंट्रल क्रॉनिकल कहलाता जी, है, जी। उसमें काम करने का अवसर मिला। उसके बाद में मुझे फ्री प्रेस एक अखबार होता था, हाँ, हाँ। उसमें काम करने का अवसर मिला बतौर रिपोर्टर। और उसके बाद में 3 बरस के लगभग मुझे दिल्ली में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में काम करने का अवसर मिला, हुँ। जो देश की प्रीमियर न्यूज़ एजेंसीज़ जी। उस समय होती थी। और उसके बाद में फिर मैं वापस मध्य प्रदेश आ गया, क्योंकि जैसा होता है कि हम बुंदेलखंड के लोग बड़े नॉस्टैल्जिक होते हैं, घर से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। जी, जी। तो और ये मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी हाँ। लागू होता है। तो वो नैसर्गिक गुण शायद मेरा जो था, वो मुझे वापस मध्य प्रदेश खींच लाया और फिर मैं सेंट्रल इंडिया का द वीक मैगज़ीन के लिए कॉरेस्पॉन्डेंट रहा 21 बरस के हाँ, करीब। हाँ। और इसके साथ ही यहीं रह के मुझे पूरे दुनिया के कई सारे देश, ब्रिटेन में जाके भी मैंने रिपोर्टिंग की। मध्य प्रदेश के आस-पास जो राज्य हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जी। गुजरात, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट तक जा के रिपोर्टिंग करने का अवसर मिला। उसके बाद में मैं लगभग 14-15 महीने मध्य प्रदेश में ही जो पहला देश का पत्रकारिता विश्वविद्यालय बना जी। था, माखनलाल चतुर्वेदी माखनलाल। राष्ट्रीय पत्रकारिता जी, जी। विश्वविद्यालय, वहाँ पर मुझे काम करने का अवसर मिला। और उसके बाद फिर मैं एक ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क है, जी। ये अंतर्राष्ट्रीय खोजी पत्रकारों का एक संगठन है, जी। संस्था है। उसका मैं भारत में संपादक बना हुँ। और मैं संपादक बना और साथ ही मैंने ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क के हिंदी विंग की स्थापना भी की। स्थापना की। इसके अलावा मुझे यूरोपियन कमीशन में मीडिया कंसल्टेंसी करने का अवसर मिला। काफ़ी कुछ सीखा मैंने वहाँ जी। पे। डीएफआईडी, जी। डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, उनके जो हिंदुस्तान में जो प्रोजेक्ट्स जी। चलते थे, उनमें काम करने का अवसर मिला। साथ-साथ आपको खुशी होगी कि जिस माध्यम से आपके दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, दूरदर्शन। इस दूरदर्शन में भी मुझे अ, अंशकालिक जिसको बोलते हैं कार्यक्रम करने का जी। अवसर मिला। और इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि एक पत्रकारीय जीवन में मैंने बहुत कुछ सीखा और वो जो विद्यार्थी भाव से जो सीखने का जो क्रम चालू हुआ, वो जी। आज भी जारी है। आज भी आपसे इस चर्चा के दौरान नहीं, मैंने नहीं, वो बहुत तो कुछ सीखा। सभी बहुत कुछ लोग बहुत सी बातें आपसे सीख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, जो हाँ, देख रहे हैं। हाँ, पर ये जो सीखने का क्रम है मुझे लगता है कभी किसी का समाप्त नहीं समाप्त होता नहीं होता। और ये जो विद्यार्थी भाव है, ये आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और दूरदर्शन से सशक्त माध्यम आज भी मैं किसी को नहीं मानता जो देश-देश तक फैला हुआ है और दूरदर्शन जिस तरह से भारत की डाइवर्सिटी को लेके चलता है, जी। ये अपने आप में एक काबिल-ए-तारीफ़ है। तो दूरदर्शन और आपके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई। धन्यवाद। हमने सागर की बात की,
यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो क्या वजह रही है कि आज की तारीख में जैसे आप भी शीर्ष उस पर पहुंच चुके हैं, बहुत सारे जितने बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो हम जिनसे मिलते जुलते हैं या जिनसे हम मिलना चाहते हैं, वो सब सागर यूनिवर्सिटी के हैं और कहीं का नाम इतना ज्यादा नहीं आ पाता। तो वहां पे किस तरह की जो शिक्षा थी या उस तरह का जो बैच हुआ करता था आपका या आपके बाद का, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, आपकी क्या वजह रही है? देखिए, सागर विश्वविद्यालय की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। जी। देश आज़ाद 1947 में हुआ, सागर विश्वविद्यालय की स्थापना 1946 में हुई जी। और वो स्थापना करने के पीछे वही व्यक्ति थे, जो सागर में ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकले, बड़े वकील बने, बाद में इंग्लैंड में जाकर उन्होंने बैरिस्टरी पास की और उसके बाद में फिर जब वो भारत लौटे तो सक्रिय रूप से भारत की राजनीति में भी हिस्सा लेते थे। जी। देश की पहली संसद बनी 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसके बाद में जो जो बाद की संसद का जो प्राइमरी रूप यदि जी। था, जी। तो उसमें वो सदस्य रहे डॉक्टर हरि सिंह गौर। जी। तो हरि सिंह गौर ने जब वो विश्वविद्यालय स्थापित किया तो उन्होंने उस बात पर बड़ा ध्यान रखा कि उसमें पढ़ाने वाले लोग वो शीर्ष लाएं, अपने-अपने क्षेत्र के शीर्ष लोग हों, विशेषज्ञ हों, वो बिल्कुल एकदम बड़े से बड़े लोग हों। तो विदेशों से लोग लाए वहां पर पढ़ाने के लिए। उसी क्रम में विश्वविद्यालय चलता रहा। 80 के दशक में सागर विश्वविद्यालय फिर से मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बना, जहां पर पत्रकारिता का विभाग स्थापित हुआ। जी। पत्रकारिता के विभाग की विशेषता वहां पर ये रही कि वो भी समय से आगे था और अच्छे-अच्छे शिक्षक वहां पर रहे जी। और विद्यार्थी वहां पर पहुंचे और किसी भी संस्थान को यदि कोई महान बनाता है, तो मुझे लगता है कि उसके भवन, उसकी सड़कें, उसके क्लासरूम्स, उसके एपरेटस उसको महान नहीं बनाते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वहां के शिक्षक और वहां के शिक्षक और छात्र, छात्र। जहां पर हाँ। अच्छे विद्यार्थी होंगे, जी। स्वाभाविक है कि वो संस्थान आगे बढ़ेगा। तो सागर की कुछ ये विशेषता रही उस समय तक कि बहुत बाहर-बाहर के लोग पढ़ने के लिए आते थे। तो एक बहुत डाइवर्सिटी हुआ करती थी और उस समय जो मुझे अच्छे से याद है कि हम लोगों को खूब बाहर ले जाया जाता था, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होती हाँ, थी। हाँ। विश्वविद्यालय के पत्रकारिता का विद्यार्थी होने के नाते उस समय हम लोग राष्ट्रपति से मिलने के लिए गए। तो एक बड़ी बात होती बहुत है बड़ी कि बात। और सागर विश्वविद्यालय उस तरह से 80-90 के बाद से फिर उसका क्षरण होना काफ़ी एक तरह से शुरुआत हो चुकी थी। पर तब भी जब हम लोग जाते थे, तो एक एक्सपोज़र मिलता था। जी। तो उस समय जो विद्यार्थी थे, जो शिक्षक थे, वो जिसको कहें कि बहुत ही विलक्षण हुआ करते थे। इसके अलावा सागर विश्वविद्यालय का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है। सागर विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी रही, वो हमेशा से बड़ी समृद्ध लाइब्रेरी रही। जी। आजकल ज़माना आ गया है कि जब लाइब्रेरी का महत्व उस तरह से कम हो होता गया, जा रहा है। क्योंकि अब हमारे पास में सभी चीज़ें मोबाइल गूगल पर पे है। उपलब्ध हैं। पर फिर भी जो लाइब्रेरी में जो पढ़ने के बाद ज जो आप जो ज्ञान अर्जित चीज़ें करते हैं। मिलती थी, जी। तो एक वातावरण था, तो उस वातावरण का लाभ हमेशा सागर को मिला है। आपकी एक राजनीतिनामा एक बड़ी अच्छी चर्चित पुस्तक हुई थी और मेरे ख्याल से शायद अगर मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूँ कि आप इकलौते हैं जिन्होंने 90 से लेके अभी तक राजनीति के ऊपर एक्सक्लूसिवली बात लिखी है। तो वो जो आपने जो लिखा है उसमें कितना आपने आमने-सामने रह के महसूस करके लिखा और कितना आपका लाइब्रेरी से आपने उस चीज़ को निकाले होंगे? एक पत्रकारिता के विद्यार्थी होने के नाते खास तौर पर चूंकि मैंने अपने जीवन की जो 3 दशकों की पत्रकारिता है उसमें जी। ज़्यादा समय मध्य प्रदेश में ही बिताया है। जी। 3 4 वर्षों का एक दिल्ली का अनुभव छोड़ दें जब मैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में हुआ करता था। तो मध्य प्रदेश में एक कमी मुझे बड़ी लगती रही, वो थी कि मध्य प्रदेश का जो राजनैतिक इतिहास है, हुँ। वो बताने वाला या वो एक जगह पर कहीं नहीं मिलता था। तो ये एक समस्या मुझे पेश आई, मुझे उसका सामना करना पड़ा कि जब भी कभी मध्य प्रदेश के बारे में जानना होता था, पुराने नेताओं के बारे में, हुँ। पुरानी घटनाओं के बारे में, पुरानी विधानसभाओं के जी। बारे में, जो पुराने निर्णय हुए हैं, जो पुराने प्रशासनिक डेवलपमेंट्स हुए हैं, उनके बारे में, तो कोई एक ऐसी जगह नहीं होती थी। जी। तो ये बात है 2005 की। जी। उस समय मेरे मन में ख़्याल आया कि क्यों ना ये सब चीज़ें इकट्ठी करके एक जगह रखी जाएँ। जी। अपने पत्रकारीय जीवन के दौरान मैं लगभग
65 विषयों पर अपनी फाइल्स मेंटेन करता था, जो उस समय चूंकि इंटरनेट का ज़माना बहुत ज़्यादा नहीं हाँ, था, हाँ, इंटरनेट तो 2000 के बाद में तेज़ी से बढ़ा, तो कटिंग्स मेंटेन करता था। तो उसी तारतम्य में मुझे लगा कि ये भी एक जगह रखना चाहिए। जब वो रखने की क्रम शुरुआत की उसको लिखने की, तो फिर लगा क्यों ना ये किताब ही इस पर लिखी लिखी जाए। जाए। तो 1956 से लेकर 2018 तक राजनीति नामा मध्य प्रदेश, ये 2 वॉल्यूम में है किताब। जी, एक 1956 से 2003 तक कांग्रेसी युग और 2003 से 2018 भाजपा युग। भाजपा। ये 2 वॉल्यूम की जब ये पहली जब किताब मैंने लिखी, जी, तो उसमें काफ़ी कुछ रिसर्च करना पड़ी और उस रिसर्च में मध्य प्रदेश की विधानसभा की लाइब्रेरी भी एक बड़ी समृद्ध जी, लाइब्रेरी है, काफ़ी उसने जी। मदद की। और वो जब किताब आई तो उसको खासी लोकप्रियता मिली हाँ, हाँ, वो लोगों तो को। अपने आप में एक देखने समझने के लिए और बल्कि इसलिए भी नहीं कि जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, बल्कि जैसे मेरे घर परिवार में भी सबने पढ़ी क्योंकि सब एक चूँकि एक रुचि का विषय रुचि का लगता था विषय कि भाई लगता मध्य था। प्रदेश कैसे बना? जी, जी, मध्य प्रदेश बनने के पहले मध्य प्रदेश में 4 राज्य थे। जी, मध्य प्रदेश में 4 राज्य कौन-कौन से थे? एक पुराना मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। जी, एक मध्य भारत जी, जिसकी पूर्णकालिक राजधानी ग्वालियर होती थी जी, जी, और अंशकालिक राजधानी इंदौर होती थी। जी, फिर उसके बाद में भोपाल प्रदेश जो जी, भोपाल, सीहोर और रायसेन को मिलाकर था जिसकी राजधानी भोपाल ही थी। और तीसरा था विंध्य प्रदेश। जी, विंध्य प्रदेश जिसमें बुंदेलखंड और रीवा, सतना वाला जो बघेलखंड वाला जी, जी। इलाका है वो और उसकी राजधानी हुआ करती थी रीवा। तो ये पार्ट बी और सी के स्टेट तो कहलाते थे। पचमढ़ी भी अपनी विधानसभा शिफ्ट हुआ करती थी प गर्मियों के सेशन में। हाँ, उस समय चूँकि ये हाँ, होता था कि मुख्यमंत्री वहाँ पर चले जाते थे, तो एक आध कैबिनेट की बैठक वहाँ पर करते थे। जी, तो वो जो पुस्तक मैंने लिखी तो उससे एक जगह पर पूरे के पूरे घटनाओं का जो क्रमवार उल्लेख है, जी, वो रखने का अवसर मिला। जी, उसके बाद में जो दूसरी पुस्तक लिखी 2003 से, तो पहली पुस्तक में तो मुझे काफ़ी रिसर्च करना पड़ी, लगभग 3 साल का समय लगा, क्योंकि उसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा ढूँढना था। जी, और इन पहली पुस्तक और दूसरी पुस्तक में मैंने इस बात का ख़ासा ख़्याल रखा है कि जो भी तथ्य, जो भी बात लिखी, उसमें उसका सोर्स मैं अवश्य बताऊँ, कि जी। ये जानकारी कहाँ से कहाँ मिली? से ली गई जी, है, जी, जिसमें कि उसकी प्रामाणिकता बनी रहे। बनी रहे। दूसरी किताब चूँकि 2003 से 18 तक की थी, ज़्यादातर घटनाक्रम मेरे सामने ही हुआ था, जी, तो उसको लिखने में इतनी कोई मुश्किलातें पेश नहीं हुई, नहीं हुई। नहीं। अब उसके बाद में मैं तीसरी कड़ी जो उसकी है, तीसरा खंड लिखने की प्रक्रिया में हूँ, जो 18 से लेके आने वाले समय तक होगा, पर इस पुस्तक को अभी काम चालू किया है, जी। तो लगभग 3 वर्ष के करीब मेरा अनुमान है कि आपका क्या अनुमान है सर कि जो तीसरी पुस्तक आ रही है वो भी इतनी रोचक रहेगी? क्योंकि अब पहले की राजनीति और पहले के राजनेता और आज की राजनीति और आज के राजनेता, जो वक्तव्य चलते-फिरते देते रहते हैं, वो क्या उतनी अच्छी रहेगी? क्या सोचना है आपका? देखिए राजनीति मुझे लगता है हमेशा से ऐसी ही रही है। हुँ, हम लोग को कई बार लगता है कि पहले के राजनेता ग्रेविटी बहुत हुआ करती अच्छे हुआ करते थे और आज के नहीं हैं। तो ये हर पीढ़ी की समस्या है। हुँ, हुँ, हर जो पीढ़ी है, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए मानती है कि अरे तुम लोगों को कुछ पता नहीं है, हुँ, हम लोगों ने ऐसा किया है। यही चीज़ हमारे जो पिताजी लोग हैं वो बोला करते थे। जी, जी। तो ये पीढ़ी की समस्या है। राजनीति हमेशा से इसी तरह से अनैतिक रही है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि किंगशिप नोज़ नो किनशिप। हुँ, जो राजशाही है उसमें कोई संबंधों और इनका कोई लिहाज है नहीं। नहीं किया जाता। वक़्त के हिसाब से, समय के हिसाब से हर चीज़ बदलती जा रही। एक आपने अभी बात की कि मैं जब विद्यार्थी था, तब मेरे पास जो मैं लाइब्रेरी थी उसमें 65 विषयों की अलग-अलग फ़ाइलें थी। 65 विषयों की अगर अलग-अलग फ़ाइल हैं, तो आज की तारीख में पत्रकारिता में भी, चैनल में भी, प्रिंट में भी, प्रेस में भी 65 बीट्स होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास 65 विषय हैं, तो 65 बीट्स होनी चाहिए। जो सिमट के मेरे ख़्याल से 2-4 बीट्स रह गई हैं, एक कोई पॉलिटिकल हो जाती है, एक क्राइम हो जाती है, एक तीसरी हो जाती है। तो वो जो समय था और जो आपकी मेहनत थी, वो मेरे ख़्याल से आज की जनरेशन जो अपने नीचे जो जनरेशन आ रही है, क्या आपको ऐसा लगता है इतनी मेहनत कर रहे होंगे? क्योंकि आप भी वीसी रहे हैं माखनलाल में। तो क्या सोचना है आपका उस पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में? देखिए समय के अनुसार परिवर्तन होना एक बहुत स्वाभाविक सी बात है जी, और मेरा ऐसा मानना है कि परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। जी,
पहले चूंकि इस तरह से इंटरनेट और आईटी का जमाना नहीं था, तो इसलिए फिजिकली आपको चीजें करना होती जी। थी। आज वो सब की सब चीजें आपके एक क्लिक पर अवेलेबल है। आज जिस तरह से हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी और जिस तरह से चीजें अब सुलभ हो गई सुलभ हैं, होती चली तो है। अब किसी के लिए इस तरह से 65 या 70 विषयों पे कलेक्शन कटिंग्स या करने का। क्लिपिंग मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिजिकल काम तो बहुत आसान हो गया। लेकिन सर वो ठीक है, वो जो आपका कलेक्शन था, मैं जो समझ रहा हूँ कि आपने अगर कलेक्शन किया भी है तो उसमें से आधी चीजें आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने उसे पढ़ा और कलेक्शन कर लिया, उस प्रक्रिया में उस आप प्रक्रिया बिल्कुल में सही कह आपको ज़हन में आ जाता है, फिर आपको ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आप उस श्रम से गुजरते हैं, उससे तो हाँ, आपको बहुत सारी चीजें स्मृति में आ जाती हैं, आपको ध्यान रहती हैं। ध्यान रहती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो टेक्नोलॉजी है, उसने चीजों को बहुत आसान किया है। जी, हालांकि मैं ये देखता हूं कि हिंदी की जो पत्रकारिता में जिस तरह का विकास अंग्रेजी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, हिंदी में वैसा विकास नहीं हो रहा है। हुँ, और उसका कारण संभवतः ये है कि जिस तरह के लोग पत्रकारिता में आना चाहिए, जो जिस मूल समझ के साथ पत्रकारिता में आना चाहिए, शायद वहाँ वो पर कुछ कुछ कमी रह गई। कमी रह जा रही है। और मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, और मैं ये एक बहस का विषय भी है, और इस पर यदि कोई बहस होती है तो मुझे बड़ा पार्टिसिपेट करने में सुखद, अच्छा हाँ, सुखद होगा, और मैं ज़रूर चाहूँगा उस बहस का हिस्सा लेने में। जी, कि किस तरह से हिंदी की पत्रकारिता को जो दिशा मिलना चाहिए, हुँ, वो दिशा नहीं मिल पाई है। और उसके लिए बहुत कुछ ज़िम्मेदार हम सब लोग स्वयं हैं, जी। क्योंकि मैं भी आखिर पत्रकार हूँ, मैं आज भारत का संपादक हूँ और हिंदी मेरी ज़िम्मेदारी है ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क में। जैसे आपने कहा हिंदी की बात की और आपने जब इंटरनेशनल बात की तो उर्दू और उसको इंग्लिश को आपने बहुत आगे बढ़ते हुए देखा। अगर हम पत्रकारिता की अगर हिंदुस्तान में बात करें तो कहीं न कहीं किसी न किसी फ़ील्ड में कोई वैक्यूम होता है। आने वाली जी नई जनरेशन के लिए या नए प्रोफ़ेशन में किसी को आना है और जर्नलिज़्म में आना है तो उसे कहाँ जाना चाहिए? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, इसलिए कि जिन अर्थों में पत्रकारिता को मैं समझता हूँ, जी। उसका मैं इसे कोई बहुत स्वर्णिम काल नहीं कह सकता। पत्रकारिता का जो मूल उद्देश्य मेरे हिसाब से है, वो ये है कि जनता की बात जो सत्ता है, उस तक पहुँचाई जाए। पहुँचाइए। पत्रकारिता का मतलब होता है कि जो भी ताकतवर है, उसकी कमियाँ, उसके द्वारा की जा रही गड़बड़ियाँ, जी। इनको उजागर करने की बात की जाए। तो यदि आप कहेंगे कि आप किसी से कहेंगे कि आप किस तरह की स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आए, कल्चरल जर्नलिज्म में आए, लिटरेरी जर्नलिज्म में आए, या जिसको कहें कि पॉलिटिकल जर्नलिज्म में आए, तो मैं कहूँगा अगर किसी को आना है तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आइए, क्योंकि इसका बहुत स्कोप है, क्योंकि आज भारत में इसकी काफ़ी कमी है। और अच्छी बात ये है कि जिस तरह से लेगेसी मीडिया भारत में एक दायरे में सिमटा है, और जिस तरह से अब जो नया मीडिया है जिसको डिजिटल मीडिया बोलते हैं, उसका विस्तार हुआ है। तो इस डिजिटल मीडिया ने आपके लिए बहुत स्कोप दिया है इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स लिखने में। और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लिखने का मतलब केवल ये नहीं है कि आप केवल राजनीति और नेताओं और मंत्रियों पर लिखें। जी। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट हर फील्ड में हो सकती है, एनवायरनमेंट में हो सकती है। हम लोग ये जो इस सुंदर जंगल में बैठे हुए हैं, इस पर हो सकती है। हमारी जो सड़कें बन रही हैं, उस पर हो सकती है। हमारे जो आज जो कपड़ों की फैक्ट्रियाँ हैं, उस पे हो सकती हैं। आज जिस तरह से हमारे यहाँ जो श्रम का जिसको कहें शोषण होता है, उस पर हो सकती है। आज जिस तरह से हम पा रहे हैं कि नशे का प्रादुर्भाव हो रहा है, हुँ, उस पर हो सकती हैं। तो ये बहुत सारे विषय हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को देखने वाले जो भी युवा हैं और जी। जो भी पत्रकारिता में आना चाहते हैं, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की तरफ जाएँगे तो ज़रूर सोचें। तो सर यहाँ एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद फिर आपसे
स्वागत है सर एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में। अपन बात कर रहे थे पत्रकारिता की, अपन बात कर रहे हैं कि पिछले 15 सालों में बहुत कुछ बदल गया। बहुत सारी मैगज़ीन कम हो गई, बहुत सारे चैनल बढ़ गए, सोशल मीडिया आ गया। तो इन 15 सालों क में हुआ, पीछे के 15 सालों में। आगे के जो 15 साल आने वाले हैं, उसमें मीडिया का क्या रोल होने वाला है? कितनी चीज़ें कम होंगी और कितनी चीज़ें बढ़ेंगी? देखिए, ऐसा बोलते हैं कि मानव जाति ने वैज्ञानिकता में जितनी पिछले 200 बरस में तरक्की की है, हाँ, उतनी पिछले 2000 वर्षों में नहीं नहीं की। हुई। यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और उसके बाद में जो तरक्की हुई विज्ञान में, वो अभूतपूर्व है। और जितनी पिछले 200 वर्षों में तरक्की हुई, हुँ, उतनी तरक्की पिछले 20 वर्षों में हो गई। और ऐसा बोलते हैं कि पिछले 20 वर्षों में जितनी तरक्की हुई है विज्ञान में, आधुनिकता में, उतनी पिछले 2 बरस में हो गई। आप याद करिए कोविड के पहले जी, जो मीडिया का सीन था, हुँ, जिस तरह से लेगेसी मीडिया मतलब जो आपके प्राइमरी चैनल्स हैं, प्राइमरी जी, न्यूज़पेपर्स हैं, जी, मेन अखबार वो हैं। और जिस तरह से पोस्ट कोविड जी, अचानक से जो डिजिटल मीडिया आगे बढ़ा, जी। कोविड के पहले जिस तरह से मीटिंग्स होती थी जी। संस्थानों में, हाँ, हाँ। और अब हम देखते हैं जिस तरह से ऑनलाइन मीटिंग्स का चलन आ गया, तो चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। मीडिया भी इसी तरह से रास्ता बनाता जा रहा है। हम लोग पाते हैं कि आज डिजिटल मीडिया का दौर है। जी, तो अब आने वाले समय में किस तरह से चीजें बदलेंगी, ये देखने की बात है। पर इसमें एक जो महत्वपूर्ण पक्ष है जो मैं आपके दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा, और जो हमारे प्रधानमंत्री ने भी अभी हाल ही में कहा पिछले हफ्ते, जी, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आज जिस तरह से न्यूज रूम्स को बदल दिया है पूरी तरह से, जी। अब किसी भी खबर को लिखने के लिए यदि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करें, तो स्टूडियो की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उसमें 20-30 सेकंड का हुँ, समय लगता है। एक मैं आपके दर्शकों के लिए एक बड़ा मजेदार उदाहरण बताना चाहूंगा। जी, अभी हाल ही में मुझे एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया, वो पेंशनर्स का कार्यक्रम था, जी, बतौर मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि के रूप में। तो जब मैं वहां गया तो मुझे मन में हुआ कि कुछ एक अच्छी बात लोगों को बताएं जी, तो बेहतर होगा। तो जाने से पहले मैंने अपना जो भाषण है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया। हुँ, उसमें वो कुछ क्यू पॉइंट्स डाले और 29 सेकंड के अंदर वो भाषण तैयार होके आ गया। जब मैंने वो पढ़ना चालू किया उस भाषण को, अंग्रेजी में था वो भाषण, उसका तत्काल हिंदी तर्जुमा करके, तो एक्चुअली हर 2 लाइन के बाद में लोगों ने तालियां बजाना चालू की। और जब मैंने लोगों को कहा कि ये भाषण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखा गया है, तो हुँ, लोगों को भरोसा नहीं हुआ। हुँ, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना होशियार है, जी, क्योंकि उसको पता है कि आपको क्या चीज पसंद आएगी। हुँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये पता था कि उस भवन में मैं पहले भी जा चुका हूं, हुँ, मैं उस इलाके का आदमी हूं, मैं जिन लोगों की बात कर रहा था वहां पर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के रिटायर्ड कर्मचारियों से, जब मैंने उनकी तारीफ, वो जो भाषण पढ़ना चालू किया, हुँ, तो उसमें मैंने कहा कि आप लोगों की बदौलत ही है कि आज प्रदेश औद्योगिकीकरण, आर्थिक विकास के इस मुहाने पर खड़ा है। हुँ। तो उनको बड़ी खुशी हुई। उस बैकबोन है भाषण में पुलिस का। मैंने जब कहना आरंभ किया हुँ, कि आप लोग गवाह हैं इस प्रदेश के विकास के, और आप लोगों ने जिस तरह से चिलचिलाती धूप में, बारिश में, ऊंचाइयां चढ़ चढ़कर आपने प्रदेश को विद्युतीकरण किया है, गांव-गांव में रोशनी पहुंचाई है, ये अपने आप में बहुत गर्व का विषय है। तो जी, उनको बड़ी खुशी हुई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कविताएं लिख रहा है, भाषण तैयार कर रहा है, लेख लिख रहा है। का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अब सीधे के सीधे पूरे प्रोग्राम्स लिख रहा है, जो कंप्यूटर कोड्स होते हैं जी, वो लिख रहा है। तो यही पत्रकारिता पर आएगा। तो हुँ, वो लोग जो पत्रकारिता में यदि मान लीजिए सोच रहे हैं कि भविष्य मुझे बनाना है या किसी भी फील्ड में, हुँ, तो उनको इस पर ज़रूर गौर करना गौर चाहिए। करना चाहिए। हमारी एक बड़ी पुरानी होती थी एएनआई, पीटीआई, यूएनआई, पीटीआई के तो आप भी उसमें रहे हैं, आपका योगदान रहा। ये सब वक़्त के हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाई, क्या यही वजह है कि ये लोग पीछे रह गए और बहुत सारी चीज़ें आगे निकल गईं? हाँ, अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वक़्त के हिसाब से जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, जी, भारत की 2 प्रमुख न्यूज़ एजेंसीज़ होती थी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। जी, दोनों के आस-पास में ही ऑफ़िस है। संसद भवन जो दिल्ली में है, जी, वहाँ से
पत्थर फेंकने वाले डिस्टेंस पे दोनों के ऑफिसेस हैं। यूएनआई तो आज की समय में हम कह सकते हैं कि लगभग खत्म पर ही है। समाप्त होने जैसी ही स्थिति में है। पीटीआई जरूर चल रही है। फिर नई नई एजेंसीज आई, एएनआई आ गई, आईएएनएस आई, विदेश की रॉयटर्स है, जी। यूके की है, एएफपी फ्रांस की है, अमेरिका की भी इसी तरह से है। तो इन एजेंसीज का चलन इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि डिजिटल मीडिया ने इनका काम करना चालू कर दिया। इनकी विशेषता ये थी कि ये खबर तेजी से देती थी। हाँ। अब वो तेजी से खबर देने का जो काम है वो दूसरे लोगों ने, टेलीविजन ने ले लिया, ब्रेकिंग न्यूज ने ले लिया। तो जब टेलीविजन पे लोगों को खबरें मिलने लगी तो एजेंसी की जो उपयोगिता है वो खत्म होने लगी। पर एक बात अवश्य कहूंगा कि आज भी रॉयटर्स, पीटीआई, इस तरह की एजेंसीज गतिशीलता के हिसाब से भले पीछे रह गई हो, लेकिन विश्वसनीयता के मामले में आज भी लोग इनकी तरफ देखते हैं। सर, आप आए, आपने समय दिया, बहुत सारी बातें की, बहुत, और अभी तो मेरे ख्याल से आपके पास इतना खजाना है कि 3 एपिसोड तक हम आपको सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लेंगे आपसे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत।